जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। आज का यह वीडियो सीडीपी पेडागोजी का होने वाला है। इस वीडियो में शिक्षण अधिगम का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक की भूमिका, इन सभी टॉपिक से टॉप 60 एमसीक्यूज को देखेंगे। यूपी टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर के पेपर में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे ताकि इस चैप्टर से जो संभावित प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में है उन सभी प्रश्नों का कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की सूचना के लिए प्रयोग में लाई जाती है? संज्ञानात्मक क्रिया की सूचना के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? इन चारों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह सी है, अंतर करना। जब दो वस्तुओं के बीच बालक अंतर करना सीख जाता है तभी जाकर के हम उसके संज्ञानात्मक क्षमता का पता लगा सकते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर होता है वह ज्ञान होता है। बीएस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैंडबुक फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन 1956 में जिन्होंने लिखा था, इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशल के विकास से संबंधित होते हैं। बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला जो होता है ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठवां मूल्यांकन होता है। क्रम से यह पूछता भी है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन होता है। इसमें जो सबसे पहला होता है वह ज्ञान होता है और यही पूछा गया था कि सबसे न्यूनतम स्तर क्या होता है, तो ज्ञान होता है। शिक्षा बच्चों के सहायक होती है उनके शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में, केवल चारित्रिक विकास में। जो शिक्षा होती है यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक सभी क्षेत्रों में सहायक होती है। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, व्यवहारिकता का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह सभी होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं, मनुष्य के जन्मजात प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करना, बालक को अच्छा नागरिक बनाना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, व्यवहारिकता का निर्माण करना, सत्य का ज्ञान कराना, मानसिक क्षमता का विकास करना। एक अध्यापक कुछ निर्देशन लिखता है ताकि छात्र लोकतंत्र का अर्थ समझने में सक्षम हो। यह उद्देश्य किस संकल्पना के अंतर्गत आएगा? कौशल, संश्लेषण, बोध या विश्लेषण। यदि एक अध्यापक कुछ ऐसा निर्देशन लिखते हैं जो कि लोकतंत्र के अर्थ को समझाने के लिए सक्षम है, यह किस संकल्पना के अंतर्गत आएगा? तो यह जो है बोध के अंतर्गत आएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। शिक्षण जो एक प्रक्रिया होती है यह शिक्षण अधिगम को सरलीकरण करने की होती है ताकि बच्चे जो सीखना चाहते हैं आसानी से उसे सीख पाएं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। शिक्षण अधिगम को सरलीकरण करने की एक प्रक्रिया होती है। शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं? शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो शिक्षण के आधार पर कुल 3 चर होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। शिक्षण के 3 चर होते हैं। पहला जो होता है मध्यस्थ चर जिसमें पाठ्यक्रम आता है, दूसरा आश्रित चर जिसमें छात्र होते हैं और तीसरा स्वतंत्र चर जिसमें शिक्षक होते हैं। तो शिक्षण अधिगम के
शिक्षण के 3 चर होते हैं: आश्रित चर, मध्यस्थ चर और स्वतंत्र चर। आश्रित चर छात्र होता है जो कि पाठ्यक्रम और शिक्षक के ऊपर आश्रित रहता है। मध्यस्थ चर जो शिक्षक और छात्र दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, वह मध्यस्थ चर होता है जिसमें पाठ्यक्रम शामिल है, और जो स्वतंत्र चर है वह शिक्षक होते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? प्रवृत्ति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर। शिक्षण का स्तर नहीं है पूछा गया है, तो प्रवृत्ति स्तर, स्मृति स्तर और अवबोध स्तर यह तीनों शिक्षण के स्तर होते हैं, जबकि अभिप्रेरणा का स्तर यह शिक्षण का स्तर नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं जो कि निम्नवत हैं: स्मृति स्तर, इसे मेमोरी लेवल कहते हैं; अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल; चिंतन या प्रवृत्ति स्तर होता है, इसे रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी। स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में जो प्रस्तुतिकरण होता है यह इन दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर के सोपान, बोध स्तर के सोपान। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना 5 प्रमुख पदों में की है। इसे पंचपदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्या है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण तथा तुलना, सामान्यीकरण और 5वां प्रयोग। बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता हेनरी सी मॉरिसन हैं। इन्होंने इसके प्रतिमान में निम्नलिखित सोपान दिए हैं: पहला अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण या परिपाक; चौथा व्यवस्था; और 5वां वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। तो स्मृति स्तर और बोध स्तर इन दोनों में जो कॉमन है वह है प्रस्तुतिकरण, इसलिए यही पूछा गया था कि कौन सा कॉमन है, तो सही जवाब क्या था इस प्रश्न का? प्रस्तुतिकरण। आगे आते हैं, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं सूचनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। तो कड़ा अनुशासन हो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी बचे 3 ऑप्शन। अब इसमें से जो सबसे उपयुक्त है वो क्या है कि उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, जहाँ पे वो खेल सकें, अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार पढ़ सकें, अपने मित्र बना सकें। तो ये सभी जो है विकल्प ए में शामिल है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए: प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में। तो एक शिक्षक को किस तरह का कार्य करना चाहिए? प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। कक्ष का वातावरण होना चाहिए शांत, शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण, मित्रतापूर्ण। कक्ष का जो वातावरण होना चाहिए वह मित्रतापूर्ण होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, जहां पर बच्चे एक दूसरे के साथ भी सीख सकें। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? विषय वस्तु को समझने की समस्या, कक्षा में अनुशासनहीनता, परीक्षा में नकल करना, कक्षा में देरी से पहुंचना। तो शिक्षण अधिगम से संबंधित जो समस्या है इसमें वह विषय वस्तु को समझने की समस्या, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। पाठ्य योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली के प्रणेता कौन थे? पाठ्य योजना निर्माण में जो पंचपदी प्रणाली है इसके जो प्रणेता थे वो हर्बर्ट स्पेंसर थे। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपी असिस्टेंट टीचर 27 मई 2018 को, जो यूपी शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। तो शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले शिक्षक को छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, जिसमें प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की दृढ़ता। तो पाठ्य योजना सिद्धांत में शामिल नहीं है, इसमें से कौन सा? तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, योजना की दृढ़ता।
पाठ्य योजना बनाते समय निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का ज्ञान। पाठ्य योजना बनाने से पहले विषय का गहन ज्ञान। पाठ्य योजना में उद्देश्यों को सावधानीपूर्वक लिखना। शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों तथा शिक्षण विधियों का ज्ञान। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जानकारी आदि। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव, जिज्ञासा। सीखने की प्रक्रिया का जो पहला चरण है, पहला सोपान है, वह जिज्ञासा है। बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, तभी बच्चे पाठ्यक्रम में रुचि लेंगे और विषय को अच्छे से सीख पाएंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। जिज्ञासा सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान होता है। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं। शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो, विद्यार्थियों को उसके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। तो एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराने से बच्चों के अंदर जो रुचि है वो कम हो जाती है, इसलिए यह गलत है। उपर्युक्त जो 3 ऑप्शन हैं, इसमें से जो सबसे उचित है वह सी है कि विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप जब शिक्षा दी जाएगी, तो वह पाठ्यक्रम में विषय वस्तु में रुचि लेंगे। इसलिए जो है इस प्रश्न का सही विकल्प है वह सी हो जाएगा, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। बालकों में अधिगम ज्ञान को रटने से होता है, पाठ्यपुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान के हस्तांतरण से होता है, क्रिया करके होता है। तो बालकों में जो अधिगम होता है वह क्रिया करके होता है। इसीलिए लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आया है कि बच्चे को करके सीखने पर बल दिया जाए। इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, जहाँ पे बच्चे अनुभव करते हैं और यह जो ज्ञान होता है अस्थायी होता है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए जो सबसे उचित विकल्प है इसमें कि गतिविधि शिक्षक भी करे और बच्चों को भी उस गतिविधि में शामिल किया जाए, जिससे बच्चे सक्रिय रूप से सीख सकेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि शिक्षक भी गतिविधि करे और बच्चों को भी गतिविधि में शामिल किया जाए। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह सी हो जाएगा, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना चाहिए, उस पर एक भाषण देकर कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो यदि कोई जटिल परिस्थिति है या कोई कठिन चैप्टर है तो उसके छोटे-छोटे हिस्सों में उसको बाँटेंगे और एक-एक हिस्से को निर्देश द्वारा बच्चे को पढ़ाएँगे, तो बच्चे आसानी से उस पूरे जटिल चैप्टर को सीख पाएँगे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह डी हो जाएगा, कार्य को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटने के बाद निर्देश लिख कर के। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए उनसे संवाद बराबर बनी रहनी चाहिए। छात्र और शिक्षक के बीच संवाद बनी रहनी चाहिए और यह संवाद प्रश्न पूछने से होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछें, छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछेगा, इस तरह से विद्यार्थियों की कक्षा में रुचि बनी रहेगी। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो कक्षा 1 और जो 2 के बच्चे होते हैं, वह मूर्त चिंतन करते हैं, तो यहाँ पे मूर्त अनुभवों से जल्दी सीखेंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली निम्नलिखित है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण प्रणाली, संवाद एवं परिचर्चा प्रणाली, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, सक्रिय क्रिया आधारित अधिगम प्रणाली, परियोजना प्रणाली आदि। दिए गए ज्ञान को दोहराने या रटने पर ध्यान केंद्रित करने शिक्षण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता है।
विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों को प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। बच्चे जिस क्षमता के हैं उनके ज्ञान के स्तर को देखते हुए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना जो है सबसे उचित होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। विद्यार्थियों के क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। सार्थक अधिगम है वयस्कों और अधिगम सक्षम साथियों का अनुकरण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, दी गई सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। जो सार्थक अधिगम होता है वो निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जब बच्चे क्रिया करते हैं और स्वयं से अनुभव प्राप्त करते हैं तब उस अनुभव के परिणाम स्वरूप जिस ज्ञान की संरचनाओं का वह निर्माण करते हैं वह सार्थक अधिगम कहलाता है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने के लिए सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे उनकी जिज्ञासा बनी रहे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो सिद्धांत में जो रचनावाद होता है यह दुनिया को शिक्षार्थी अपने अनुसार समझते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यही कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन, गृह कार्य। पाठ प्रस्तावना कौशल का जो मुख्य संघटक होता है यह बच्चों का पूर्व ज्ञान होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। जो भी हम पाठ्य योजना के उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे वह उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवसरणीय शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण। जो माइक्रो टीचिंग होता है सूक्ष्म शिक्षण यह अवसरणीय शिक्षण होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। जो क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है रेगुलर वह एक्चुअल टीचिंग होता है, उसे हम वास्तविक शिक्षण कहते हैं। लेकिन जो माइक्रो टीचिंग होता है जहाँ पर जो है किसी एक विशेष कौशल में कुशलता प्राप्त की जाती है वह सूक्ष्म शिक्षण होता है। और सूक्ष्म शिक्षण अवसरणीय शिक्षण भी कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? भारत में सूक्ष्म शिक्षण के लिए कितना समय दिया गया है? 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या 23 मिनट। तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण के लिए 36 मिनट का समय दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट होती है। इसका विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, पाठ्य योजना निर्माण। पाठ्य योजना निर्माण में 6 मिनट का समय होता है। फिर दूसरा शिक्षण होता है, उसे पढ़ाना होता है जो कि 6 मिनट का समय होता है। तीसरा, प्रतिपुष्टि या पोषण 6 मिनट, पुनः 6 मिनट दिया जाता है पाठ्य योजना निर्माण के लिए। पुनः उसका टीचिंग होता है, रीटीचिंग बोलते हैं, 6 मिनट। और फिर लास्ट में फीडबैक मिलता है जो कि 6 मिनट का होता है। इस प्रकार से कुल 6 चरण होते हैं सूक्ष्म शिक्षण के और इन 6 चरण में कुल 36 मिनट का समय दिया जाता है। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है यह किस प्रकार का पुनर्बलन है? शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। छात्रों को कोई अच्छा कार्य करने पर ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहने से यह सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को चाहिए कि वह जो सिखाना चाहते हैं उसका एक वातावरण बनाएं और बच्चों की रुचि को विषय वस्तु पर ले आएं। इसके लिए अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने की ज़रूरत होती है, जो कि प्रस्तावना कौशल के माध्यम से, अपने गतिविधियों के माध्यम से वह इसे उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दें, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं, कक्षा से चले जाएं, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। तो यदि पढ़ाते समय विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं या नहीं लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं तो शिक्षक को चाहिए कि वो अपनी शिक्षण विधि को बदलें। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विविध शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी की रुचि पाठ में बनी रहती है। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, समापन कौशल। शिक्षण के दौरान जो उतार चढ़ाव होता है आवाज में शिक्षक के, यह उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। आईसीटी का उद्देश्य क्या है? आईसीटी क्या क्या उद्देश्य है? स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यह जो है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, इन दोनों इसका उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं शैक्षणिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं वह छात्रों के सर्वांगीण विकास से सहायक होती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का निम्न उद्देश्य हो सकता है। जो शिक्षण सहायक सामग्री हम प्रयोग करते हैं, यह किस तरह का शिक्षण सहायक सामग्री होना चाहिए? एक श्रव्य होता है, एक दृश्य होता है और एक श्रव्य दृश्य सामग्री होता है। तो सबसे जो प्रभावशाली होता है वो श्रव्य दृश्य सामग्री होता है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करने के लिए, छात्रों को क्रियाशील बनाने के लिए, छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, सीखने की गति में सुधार करने के लिए, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देने के लिए, जटिल विषयों को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए। कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि। तो प्राथमिक स्तर पर जो व्याख्यान विधि होता है यह प्रजातांत्रिक नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, व्याख्यान विधि। शिक्षण विधियां दो प्रकार की होती हैं, एक प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि और दूसरा प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि। प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि के अंतर्गत निम्न शिक्षण विधियां आती हैं। इसमें क्या होता है कि शिक्षक ही केवल सक्रिय होता है, छात्र इसमें सक्रिय नहीं होते हैं। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्यक्ति निर्देशन अनुवर्ग, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ये शिक्षण विधियां प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि के अंतर्गत आती हैं। इसमें केवल शिक्षक ही सक्रिय होता है, इसमें जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। इसीलिए कभी कभी छात्र पाठ में रुचि नहीं लेते हैं। जबकि जो दूसरा होता है वो प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि के अंतर्गत निम्न शिक्षण विधियां आती हैं: प्रश्नोत्तर विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, अन्वेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि, ऐतिहासिक खोज विधि। इन विधियों में छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं और छात्र का पाठ पर रुचि बनी रहती है। इसलिए जो सबसे उचित और प्रभावशाली शिक्षण विधियां होती हैं प्राथमिक कक्षा के लिए, वो प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां होती हैं, जिसमें प्रश्नोत्तर विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, अन्वेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि और खोज विधि, ये सभी शामिल हैं। कक्षा शिक्षण में सामूहिक क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? शिक्षक के कार्यभार को कम करना, अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना, अवधारणाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट करना, बच्चों को स्वच्छंदता प्रदान करना। जो सामूहिक क्रियाकलाप विधि होती है इसमें सभी छात्र एक साथ शामिल होकर के एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपने अपने विचारों को रख करके सीखते हैं। इससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट
जो अवधारणा है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा अवधारणाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट करना। यह इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। तो शैशवावस्था के लिए जो है ये तीनों विधियां सबसे उचित हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, ये सभी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? टीपी नन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने, मॉन्टेसरी ने। शिक्षण की जो किंडरगार्टन पद्धति है इसका प्रतिपादन फ्रॉबेल ने किया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? सुकरात, फ्रॉबेल, किलपैट्रिक, अरस्तू। तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है पूछा गया है। वैसे तो खेल विधि के कॉल्डवेल कुक होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कॉल्डवेल कुक का नाम नहीं है तो खेल शिक्षण विधि की जब बात हो रही है तो यह फ्रॉबेल हो जाएंगे, क्योंकि खेल खेल में बच्चों को सीखने का जो लर्निंग बाय डूइंग क्रियात्मक अधिगम सिद्धांत का जिन्होंने प्रतिपादन किया है वो फ्रॉबेल हैं, इसलिए खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रॉबेल हो जाते हैं। आइए देखते हैं शिक्षण विधियां और उनके जनक। जैसे कि आगमन विधि। आगमन विधि के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। निगमन विधि, इसके भी जनक अरस्तु हैं। तो आगमन और निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। इसे परियोजना विधि भी कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट या परियोजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। खेल विधि के जनक कॉल्डवेल कुक हैं। डाल्टन विधि के जनक हेलन पार्खस्ट हैं। हर्बर्ट विधि के जनक हर्बर्ट हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल हैं। मॉन्टेसरी विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी हैं। ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि के जनक आर्मस्ट्रांग है। परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं दुर्गिम, प्लेटो, किलपैट्रिक, सुकरात। तो परियोजना या प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं यह किलपैट्रिक हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रॉबेल, डब्ल्यू एच किलपैट्रिक, मिस हेलन पार्खस्ट, डाल्टन। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास मिस हेलन पार्खस्ट ने किया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। एक शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक किस में होती है? तो एक शिक्षक की जो सबसे अधिक भूमिका होती है कि एक ऐसा वातावरण बनाना जहां बच्चे आपस में संवाद कर सकें और पूछताछ के माध्यम से एक दूसरे से सीख सकें, इसलिए इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प डी हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अधिगम में जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को दूर करना, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका निम्न होनी चाहिए: ज्ञान का संप्रेषण करना, क्रिया आधारित अधिगम का सृजन करना, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों की समस्याओं को हल करना, छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, प्रभावी नेतृत्व का गुण। एक अच्छे शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है अच्छा संप्रेषण कौशल, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है अच्छा संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल के बिना शिक्षक ज्ञान का स्थानांतरण विद्यार्थियों तक सही तरीके से नहीं कर पाता है, जिससे विद्यार्थियों को उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। शिक्षक के अन्य गुण भी होते हैं लेकिन वे गौण होते हैं, जैसे कि विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, प्रभावी नेतृत्व का गुण होना चाहिए, शिक्षक एक लीडर की भूमिका में होता है, समायोजन, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन को बनाए रखना, स्पष्ट लेखन क्रियाकलाप, शिक्षण सामग्री का सही प्रयोग करना, उचित चरित्र, उचित व्यक्तित्व। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उनसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का जो अर्थ होता है वह विचारों का आदान प्रदान
होता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है तथा इसके माध्यम से अभिवृत्तियों, इच्छाओं, आदर्शों एवं सूचनाओं इत्यादि का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के घटक पहला प्रेषक होता है, दूसरा संदेश ग्राही, अंतःक्रिया माध्यम और प्रतिपुष्टि होता है। तो संप्रेषण के कुल 6 घटक होते हैं: प्रेषक, संदेश ग्राही, अंतःक्रिया माध्यम और प्रतिपुष्टि। निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है: माध्यम, अंतःक्रिया, प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो पुनर्बलन है यह संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं होता है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इस तरह आज की इस वीडियो में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से जो भी संभावित प्रश्न हैं उन्हें आपने देखा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है। इस चैनल से ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स शेयर किए जाते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।